भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया है ना। ऐसे होते हुए भी भटकने का एक ही कारण है कि हमें पढ़ाई में ये बताया गया कि आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है। जो एक अर्थशास्त्र है ना रॉबिन्सन का, उसमें ये सिद्धांत आता है कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, और इसीलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर पाएंगे। तो यदि हम इस सिद्धांत के आधार पर सोचते हैं तो जो व्यवस्था का डिजाइन ऐसा बनता है कि कुछ ही लोग जो है साधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से लोगों के हाथ में ही जो है समृद्धि या जिसको हम कहें सत्ता रह सकती है। सभी को जो है, सभी को स्वतंत्रता, स्वत्व, है ना, अधिकार जो है इसका, ये सबको उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो डिजाइन बना सत्ता का वो ऐसे ही बन गया कि दुनिया में थोड़े से लोगों के पास सब प्रकार के साधन सीमित हो गए। बाकी लोगों के पास समृद्धि होते हुए भी, मानव कुल में समृद्धि होते हुए भी लोगों को गरीबी के साथ या साधन विहीनता के साथ जीने को विवश होना पड़ रहा है ना। ये स्थिति जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें गलत विचार के कारण से आ गई, गलत सिद्धांत के कारण से आ गई। तो आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित हैं, इसीलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये इससे भी यही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि यदि साधन सीमित हैं तो उन साधन को जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो हथिया लेगा, है ना। तो वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसको जो है राजनीतिक तरीके से सोच लिया गया, तो इसलिए शक्तिशाली का सिद्धांत आ गया। फिर जो शक्तिशाली जो है वो राज्य करेगा, शक्तिशाली जो है, तो उससे पावर शिफ्ट की थ्योरी आ गई कि भाई शक्तिशाली किसको माना जाए। एक जमाना था जब हम लोग सबसे शक्तिशाली उनको मानते थे जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होता। स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब है जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को जानते थे, है ना। चाहे वो फ्रांसिस बेकन के टाइम में जो पादरी लोग होते थे वो हैं, या हमारे यहाँ वेदांतिक परंपरा में जो वेदों के जानकार होते थे, या बाकी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में जो धर्म सत्ता के लोग थे, उनको बहुत शक्तिशाली माना गया। फिर बाद में सिद्धांत बदला ना, और फिर ये मनी इज पावर का कॉन्सेप्ट आया कि पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि पैसा होगा तो हम ऐसे जो धर्माचारी लोग हैं उनको खरीद सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद एक समय ऐसा आया कि पैसे से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज जो है वो हथियार है ना। तो फिर वो सिद्धांत आ गया कि जिसके पास हथियार होंगे, तो माओ करके एक व्यक्ति हुआ है, उसका कहना ये था कि पावर कम्स थ्रू ए बैरल ऑफ ए गन। तो पावर जो है बंदूक के बैरल से आती है ना। तो इस तरीके से हथियार की पावर जो है वो स्थापित हो गई। फिर इसके बाद जब साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और ये समझ में आया कि जिन हथियारों को हम लोग बारूद से चलाते हैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली जो हथियार हैं जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चलाया जा सकता है ना, जैसे मिसाइल लॉन्चिंग करना है, या बम, एटॉमिक बम का जो है ना प्रयोग करना है, आदि आदि। तो उसमें, और दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो हमारा लड़ाई झगड़ा सफल होगा। इसीलिए इंफॉर्मेशन इज पावर। इस तरीके से पावर शिफ्टिंग को हम लोगों ने पिछले 1000 साल में देखा है कैसे पावर शिफ्ट होता रहा, और उस सब के पीछे जो भ्रमित मान्यता यही रही है कि आवश्यकताएं जो है वो अनंत हैं और साधन सीमित हैं। इसीलिए साधन को जो हथिया लेगा वही जो है सुखी रहेगा, वही तृप्त होगा, ऐसा मान लिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। अध्ययन करने में पता लगता है कि मानव का सुविधा संग्रह की ओर ज्यादा ध्यान देना हो गया, और सुविधा संग्रह से तृप्ति का बिंदु ना मिलना हो गया, आवश्यकता को अनंत मान लिया। यही भटकाव भ्रम का आधार रहा है, यह आधार है। इस चक्कर से हम तभी छूटेंगे जब यह स्पष्ट और प्रमाणित हो जाएगा कि परिवार की आवश्यकता सीमित है। तो कह रहे हैं कि यदि इस चक्कर से
हम तभी छूट सकते हैं जब हमको ये स्पष्ट हो जाए कि परिवार की आवश्यकता सीमित है, आवश्यकता को पूरा करने की संभावना ज्यादा है, जीवन शक्तियां अक्षय हैं और जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उत्पादन होता है और शरीर की आवश्यकता सीमित है। इस नजरिए से समृद्धि की ओर हमारा ध्यान जाएगा, है ना, या जाता है, जिसका स्रोत परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही होता है। तो अभी यदि हम शरीर की आवश्यकता के अर्थ में उत्पादन को विचार करते हैं और यह मानव जाति में स्वीकृत हो जाता है, उस स्थिति में हर परिवार जो है वो समृद्ध हो सकता है। कम से कम भौतिक रासायनिक आवश्यकताओं के को लेकर तो वो समृद्ध हो सकता है। बाकी आवश्यकता परिवार की है भी नहीं, बाकी समाज गति के अर्थ में है। फिर लिखा है, उक्त विधि से परिवार की आवश्यकता निर्धारण परिवार में से ही एक से अधिक व्यक्ति परिवार सहज आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने में समर्थ रहते हैं। तो कह रहे हैं कि परिवार में ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों को जो है उत्पादन में लगने की जरूरत है। परिवार सहज आवश्यकता की पूर्ति एक से अधिक जो व्यक्ति हैं वो अधिक उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। तो समझदार परिवार होने के उपरांत एक ही परिवार के 2-4 व्यक्ति ऐसी उत्पादन क्षमता वाले हो जाते हैं, है ना। तो जब परिवार की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन होता है तब समझदार परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने का सौभाग्य उदय होता है। इससे यह परिवारजनों के लिए प्रसन्नता और विश्वास से संपन्न होना बन जाता है। परिवार के हर सदस्य विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। तो स्वयं में विश्वास होने से ही श्रेष्ठता का समान होता है, समझदारी का प्रमाण होता है। यदि स्वयं में विश्वास कैसे आता है? जब हम समाधान समृद्धि को पा लेते हैं तो उससे स्वयं में विश्वास आ जाता है। स्वयं में विश्वास आने से श्रेष्ठता का सम्मान होता है, यानी समझदारी का प्रमाण होना। और समझदारी संपन्नता के प्रमाण में व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक होना पाया जाता है और व्यवसाय में स्वावलंबी होने के प्रमाण अपने आप से उदय होता है। तो यदि इस तरीके से परिवार व्यवस्था को विचार किया जाता है और समाधान समृद्धि पूर्वक यदि परिवार जीते हैं तो उससे व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने के प्रमाण भी अपने आप उदय होते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसी उदयशीलता मानव के ज्ञानावस्था की इकाई होने का ही फलन है। फिर कह रहे हैं, सिद्धांत को यदि समझा जाए तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसीलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है, जीवन निरंतर है, इसीलिए जीवन ज्ञान निरंतर है, इसीलिए मानवीय आवश्यकताएं निरंतर है, इसलिए मानवीय आवश्यकता पूर्ति का जो ज्ञान है उसकी भी निरंतरता है। इन्हीं ज्ञान राशि के आधार पर, है ना, ये जो ऊपर जो ज्ञान की निरंतरता को बताया उन्होंने, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है, जीवन निरंतर है, जीवन ज्ञान निरंतर है, मानवीय आवश्यकता निरंतर है, इसलिए मानवीय आवश्यकता ज्ञान निरंतर है। इन्हीं ज्ञान राशि के आधार पर विवेक संपन्न विज्ञान और विज्ञान संपन्न विवेक विधि से जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य प्रमाणित होने की विधि का निश्चयन करना ही संपूर्ण सहअस्तित्ववादी प्रबंध शास्त्र विचार और दर्शन है। यही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है। तो ये जो मानव की जो आवश्यकता है दोनों प्रकार की, जिसको हम लोग समाधान समृद्धि कह रहे हैं या जिसको हम अभय और सहअस्तित्व कह रहे हैं, वो सारी आवश्यकताएं और उन आवश्यकताओं की निरंतर आपूर्ति सुलभता के अर्थ में जो व्यवस्था संबंधी ज्ञान है ना, जिसको हम लोग न्याय धर्म और सत्य कह रहे हैं, है ना, उसका जो ज्ञान है और उसकी जो सुलभता का ज्ञान है, इसको सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, और उसमें उसकी निरंतरता को बनाए रखने में जो भागीदारी का ज्ञान है,
इस सब के लिए ही ये जो सह अस्तित्ववादी प्रबंध है, यानी शास्त्र है, दर्शन है, विचार है और संविधान है, यही सब अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ज्ञान और मध्यस्थ दर्शन है। इसका प्रयोजन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इस क्रम में हर आयाम में दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी है। इसीलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्यंभावी स्थिति है। तो कह रहे हैं कि इसी क्रम में जो ऊपर जो क्रम दिया गया है, उसी क्रम में हर आयाम में, हर आयाम का मतलब है अनुभव, विचार, व्यवसाय और व्यवहार और उत्पादन, है ना। इन चारों आयामों में दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी है। इसीलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्यंभावी स्थिति है। इसके लिए अस्तित्व सहज प्रेरणा ज्ञानावस्था के मानव में प्रमाणित है, नित्य प्रभावी है। इसीलिए मानव सोचने, समझने, प्रमाणित होने में प्रयत्नशील है। ऐसा बाबा जी ने निष्कर्ष निकाला। फिर कह रहे हैं कि इसी क्रम में जो ऊपर से लॉजिक चला आ रहा है, इसी क्रम में मानव का अभ्युदय प्रमाणित हो जाता है ना। मानव का अभ्युदय अपने स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान और संपूर्ण समाधान के रूप में प्रमाणित हो जाना है। तो यही अभ्युदय है ना। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण समाधान है। तो संपूर्ण ज्ञान का मतलब है जिसको हम लोग अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं, उससे संबंधी संपूर्ण ज्ञान का हो जाना ही संपूर्ण समाधान है। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णय के रूप में निकलती है। तो इसलिए ज्ञान, जो ज्ञान है जिसको हम लोग तीनों प्रकार का ज्ञान कह रहे हैं, उसके आधार पे ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निकलता है ना। विवेक सम्मत समाधान का मतलब है संबंधों में कैसे जीना, है ना। एक संबंध से लेके परिवार संबंध और परिवार संबंध से लेके प्रधान परिवार संबंध तक, प्रधान राज्य व्यवस्था तक, है ना। तो हम जो अखंड समाज तक जो संबंधों, जितने भी संबंध हैं, उन सारे संबंधों में जीने संबंधी विवेक के रूप में हमको समाधान जो है वो उपलब्ध हो जाता है। और इसी तरीके से विज्ञान की भी समझ आ जाती है। विज्ञान किस लिए जरूरी है? क्योंकि हर परिवार की जो भौतिक, रासायनिक या भौतिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में, और वो पूर्ति निरंतरता के अर्थ में, है ना, जो उत्पादन प्रणालियां हैं उनको सुनिश्चित कर लेना और उनको इस तरीके से सुनिश्चित करना कि वो आवर्तनशील रहे और प्रकृति में किसी भी प्रकार की समस्या को पैदा ना करें, है ना। उस अर्थ में विज्ञान सम्मत समाधान जो है वो हमको स्पष्ट हो जाता है और फिर निर्णयों, इन विवेक संबंधी और विज्ञान संबंधी निर्णयों के साथ जीना हो जाता है। यह क्रिया अनवरत सदा सदा बनी रहती है ना। फिर कह रहे हैं कि यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव समझ के आधार पर परावर्तन होने के क्रम में अनुभव प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। तो जैसे जैसे मानव में समझ बढ़ती है, वैसे वैसे अपनी समझ को वो संबंधों में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में उसको प्रमाणित करता जाता है, उसको अपने प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। इसके फलन में ही जीवनाकांक्षा, मानवाकांक्षा जो है प्रमाणित होना स्पष्ट होता है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अनुभव मूलक विधि से समझे हुए को समझाने, सीखे हुए को सिखाने और किए हुए को कराने की विधियां अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होती जाती है ना। जैसे एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को समझाता है, एक परिवार दूसरे को समझाता है ना। उसी तरीके से एक समूह, ग्राम समूह दूसरे ग्राम समूह को समझाता है। तो ये समझने, समझाने, सीखने, सिखाने और करने कराने का जो क्रम है वो अखंड समाज तक बना रहता है। इसी को कह रहे हैं कि अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होता है। इसी क्रम में जो कुछ भी मानव का उत्पादन है, वह उसका परिवार की सीमा में उपयोग करता है
और जो आवश्यकता से अधिक होता है वो समाज के अर्थ में उसका सदुपयोग करता है, और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील होना इंगित हो जाता है ना। तो सदुपयोगता विधि से परिवार में जो आवश्यकता से अधिक है वही समाज गति के लिए सदुपयोगी हो जाता है, और वही सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील हो जाता है। यह भी इंगित हुआ है कि मानव की आवश्यकताएं शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति की सीमा में है। तो समाज गति अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त गति है। अखंड समाज अपने में पहले से सुस्पष्ट हो चुका है। फिर आगे है, सभी परिवार समाधान, समृद्धि, संपन्नता के उपरांत वस्तुओं को कहाँ नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप से उदय होता ही है। तो जो भी हमारे पास समृद्धि यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में जो भी समृद्धि है उसको कहाँ नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप से सभी परिवारों में उदय होता है। इनमें यह इस प्रकार से अनुभव किया गया है कि मानव परिवार में समाधान, समृद्धि, संपन्न होने के उपरांत उपकार प्रवृत्ति का उदय होता है। उपकार प्रवृत्ति तभी आएगी जब हमारे पास समृद्धि है। तो उपकार प्रवृत्ति का जो उदय है वो सहज हो जाता है ना। सहज ही उपकार प्रवृत्ति जो है वो जन्म ले लेती। समझदार परिवार के प्रतिनिधि ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है उसमें हर परिवार से एक प्रतिनिधि जो है परिवार समूह सभा का है ना सदस्य होता है। तो उस दृष्टिकोण से हर परिवार जो है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तो समाज गति के लिए जो भी वस्तुएं नियोजित होती हैं ये सब समृद्ध परिवारों से ही प्रदत्त रहता है। तो समाज गति के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वह समृद्ध परिवारों से प्रदत्त हो जाता है। यहाँ तक हर हालत में अर्थात जितने भी जागृत होने के उपरांत भी नियोजन होता ही है। इस प्रकार समाज गति के साथ ही व्यवस्था को मानव प्रमाणित कर पाते हैं। व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ एक जन प्रतिनिधि किसी परिवार का ही रहेगा। उसके शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब समझदार समृद्ध परिवार द्वारा ही प्रदत्त होगा। क्योंकि वो एक व्यक्ति जो समाज व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है यदि वो उत्पादन में भागीदारी नहीं करेगा उस स्थिति में जो समझदार परिवार है वो उसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, है ना। या हर परिवार में, क्योंकि वो परिवार का ही सदस्य है इसलिए, और परिवार में समृद्धि है इसलिए उसको कोई भी अभाव नहीं रहेगा क्योंकि वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी, योगदान और वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को इस तरीके से है ना समझा गया है कि इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी, योगदान और वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। इसी स्थिति गति में वैभवित जागृत मानव परंपरा के रूप में होना पाया जाता है। फिर है जागृत मानव सहज प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रस्तुत किया गया है? जागृत मानव सहज प्रत्यावर्तन परावर्तन यानी समझना समझाना, सीखना सिखाना, है ना, करना कराना क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाओं का मूल आशय हर मानव अर्थात हर नर नारी स्वस्थ, सुंदर, सुखद, सौभाग्य संपन्नता पूर्वक जागृति को प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया। तो कह रहे हैं कि प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाओं के मूल आशय में क्या है, तो हर मानव, हर नर नारी स्वस्थ, सुंदर, सुखद, सौभाग्य संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ को पहचाना गया। परम सौभाग्य को
हर मानव में जागृति, समझ, ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में पहचाना गया। यह पहचान होना एक सहज क्रिया है। सुखद का मतलब है स्थिति गति के प्रमाण, सुखद स्थिति गति का प्रमाण, समाधान, समृद्धि पूर्वक परस्पर पहचान होना। तो जिसको सुखद, जो ऊपर कहा गया ना, सुंदर, स्वस्थ, सुंदर, सुखद, तो सुखद को बताया कि सुखद स्थिति गति, यानी सुखद, सुख का बना रहना और गति में भी सुख का बना रहना, है ना, उसको कह रहे हैं कि स्थिति गति। सुखद स्थिति गति का प्रमाण समाधान की निरंतरता और समृद्धि की निरंतरता पूर्वक परस्पर पहचान होना, विश्वास होना पाया जाता है। सुखी होने का विश्वास भी समाधान, समृद्धि के आधार पर हो पाता है। फिर ऊपर सुंदर शब्द भी आया, तो सुंदरता को हम जागृत मानव परंपरा में व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सुंदरता क्या चीज है मानव परंपरा में, तो वो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व अपने में समझदारी के अनुरूप किया गया या किया जाने वाला आहार विहार व्यवहार ही है। व्यवहार सेवन से संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। तो व्यवहार सेवन यानी व्यवहार निर्वाह की निरंतरता से संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। ऐसे सेवन में सेव्यता और सेवकीयता दोनों समाया रहता है। सेव्यता से मतलब है जो सेवन की वस्तु है, और सेवकीयता का मतलब है जो सेवा की जो प्रवृत्ति है, ये दोनों उसमें समाया रहता है। तो जो सेव्य है, यानी जो सेव्य क्या है, तो मूल्य ही है ना। सेवन करने की, संबंधों में सेवन करने की जो वस्तु है वो मूल्य है। तो जो सेव्य है और सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजन के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। तो जो सेवा करने की प्रवृत्ति है या सेवा करने की जो विद्या है, और जो सेवनीय वस्तु है ना, जो सेव्य है, यानी सेवा से जो कुछ हमको प्राप्त करना है, में संपूर्ण प्रबंध प्रयोजन के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। फलस्वरूप प्रयोजन का सेवन होता है। प्रयोजन का सेवन होता है यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद का सेवन होता है, या समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित का सेवन होता है। प्रयोजनों का मुख्य रूप जागृति और व्यवस्था में मानव और आकांक्षा का प्रमाण ही है, या मानवाकांक्षा का प्रमाण ही है। इन प्रयोजनों के अर्थ में हर संबंध को पहचानना समझदारी की महिमा है। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी पर्यंत, मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन, प्रयोग और प्रमाण वैभव है, केवल मानव में ही प्रमाणित होते हैं। यह सर्वमानव से सर्वमानव के लिए समान है, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, धरती के किसी भी अंगभूत देश में हो, काल में हो, सभी मानव में समझदारी की संभावना, उपलब्धि की समीचीनता समान है। फिर आगे कहा गया उपलब्धि का प्रमाण, यह मानव परंपरा में व्यवस्था पूर्वक स्पष्ट होने का संपूर्ण गौरवमयी ढांचा खांचा होना पाया जाता है। इसी ढांचे खांचे में हम लोग जो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं उनको एक सूत्रित कर लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय आदि क्रियाकलाप हो। तो उस तरीके से उस ढांचे खांचे में पांचों स्थिति में पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम चारों आयाम में, है ना, उनकी सुलभता के अर्थ में स्थापित हो जाते हैं ना। तो इसी को कह रहे हैं कि गौरवमयी ढांचा खांचा होना पाया जाता है। ऐसा ढांचा खांचा अथवा यह वैभव मानव का परावर्तन प्रत्यावर्तन विधि से प्रमाणित होता है। और ये सफल कब होता है, ऐसी व्यवस्था कब सफल होती है,
जब मानव परंपरा में जो प्रत्यावर्तन परावर्तन या परावर्तन प्रत्यावर्तन विधि जो है प्रमाणित हो जाती है। इसका दूसरा कोई मापदंड व प्रक्रिया होता नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई मापदंड और प्रक्रिया जो है वो है नहीं। तो समझदारी का परावर्तन प्रत्यावर्तन प्रयोजनों के चलते मानव अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सूत्र और व्याख्या परावर्तित प्रत्यावर्तित होना ही प्रमाण है। यही अध्ययन अध्यापन मूल्य मूल्यांकन समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होना सर्वसुलभ व स्वीकृत है। यह प्रमाणित होना ही परावर्तन प्रत्यावर्तन का प्रयोजन है। यही मानव परंपरा का प्रयोजन है। यही नियति विधि से गम्य स्थली है। यही सर्व मानव की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने जो कल जल्दी जल्दी पढ़ा था, आज भी थोड़ा जल्दी से ही पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना योगेश भाई? हाँ भैया। तो ठीक रहा ना, ये रिवाइज हो गया तो? हाँ हाँ, ठीक रहा है, ठीक रहा। महेश काबरा ठीक जी, रहा। समझ में आ रहा है? और किसी को कोई प्रश्न? सुनीता बहन को कोई प्रश्न था? दिनेश भाई कुछ पूछ रहे थे। दिनेश भाई, हाँ, कल जो है लगा था कि थोड़ा तेज। सुनीता बहन कुछ पूछना है क्या? ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगले उस पे शिफ्ट हो सकते हैं, 13 नंबर के बिंदु पे। तो इसको पहले जो दबाव प्रवाह तरंग और विद्युत चुंबकीय बल है, इसको आप सीधा पढ़ेंगे या पहले से थोड़ा सा इसका कुछ भूमिका बताएंगे? हाँ, मतलब जैसे दबाव है, और जो दबाव और प्रवाह है ना, उसी को हम लोग स्थिति और गति में देखते हैं ना। तो दबाव पूर्वक ही प्रवाह होता है। कोई भी जो प्रवाह होता है ना, वो दबाव के साथ ही होता है। और जब प्रवाह होता है तभी उसमें तरंग होती है ना। यदि प्रवाह नहीं हो तो तरंग हो नहीं, तो तरंग जो है वो प्रवाह के साथ होती है। जी जी, है ना। ये मूल बात है इसमें जो समझने की बात है। ठीक है, यही मैं चाहती थी, कुछ ऐसी भूमिका हो तो उससे कनेक्ट अच्छा होता है। और ये जो तरंग है, ये तरंग ही विद्युत तरंगों के रूप में भी इनको तरंग को प्राप्त किया जा सकता है ना। जी भैया, ठीक। जो जिसको हम लोग चुंबकीय तरंग बोलते हैं ना, तो चुंबकीय तरंग को प्रवाह विधि से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो चुंबकीय धारा जो है वो निरंतरता के अर्थ में बन जाती है जी। तो चुंबकीय धारा का विखंडन विधि से विद्युत को प्राप्त करते हैं, है ना। जी जी। और ये जो चुंबकीयता है वो हर इकाई में रहती ही है जी। और उस चुंबकीयता रहने का जो मूल कारण है वो सत्ता में संपृक्तता है ना। सत्ता में संपृक्त जो है उसमें चुंबकीय बल जो है बना रहता है। तो ये जो बल है यही दबाव के रूप में रहता है ना। जी जी, ठीक है भैया। इसको मैंने थोड़ा सा जो समझा है वो आपके सामने रखा है ना। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बाबा जी किस तरीके से इसको व्याख्या कर रहे हैं ना। जी भैया। हाँ, तो एक मिनट में आया है ना थोड़ा, जब तक आप इसको लोड कर दीजिए। सुनील भाई आप लोड कर दीजिए। जी भाई, कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने ना जूम करके रखा है। ये कंफर्टेबल है ना सबको पढ़ने में? ये जूम इसलिए किया है कि जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो आज थोड़ा सा इसको हम करके देख रहे हैं कि जूम करके अगर रिकॉर्डिंग में पूरा पढ़ने में आ जाए तो ये ठीक रहेगा, इसलिए थोड़ा जूम करके रखा है। ठीक है भैया, थोड़ा बड़ा साइज रहता है तो ठीक ही रहता है। ठीक किया सुनील भाई, ये ठीक है भैया। हाँ,
हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। तो दबाव के बारे में लिखा है, स्वभाव गति से भिन्न जो सम और विषम आवेश के लिए प्राप्त व्यवस्थाएं हैं वही दबाव है। और प्रवाह क्या है? तो निरंतर रस द्रव्य का ढाल की ओर गति प्रवाह है। फिर इसके बाद तरंग की परिभाषा है, ठोस तरल विरल में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न तरीके से तरंग होना पाया जाता है। जैसे ठोस वस्तु में ये कंपनात्मक गति के रूप। व्यवस्थाएं मतलब क्या है भैया? ये मतलब क्या है दबाव। कि हर इकाई जो है ना वो स्वभाव गति में रहना चाहती। तो जो स्वभाव गति में रहने के लिए जो दबाव है ना, उसी के रूप में हम लोग सम और विषम आवेश को पहचानते। तो जो भी विषम आवेश होता है ना, वो भी स्वभाव सामान्य होने के, जैसे मान लीजिए ताप को समझे हम, तो ताप जो है विषम आवेश है ना। तो यदि हम किसी वस्तु को अति तप्त कर देते हैं, वो धीरे धीरे सामान्य होने की ओर दौड़ती है ना। तो इस तरीके से हर वस्तु फिर एक सामान्य ताप में रहती है। तो इसीलिए जो भी सम और विषम के रूप में जो बल है, वो स्वभाव गति के रूप में मध्यस्थ बल की ओर जो है मध्यस्थ बल की ओर दौड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। उसी को दबाव कह रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नहीं? जी जी जी, मतलब ये किसी भी प्रकार का प्रेशर के कारण, दबाव के कारण अपनी हाँ, स्वभाव गति से अलग हो जाना और फिर वापस अपनी स्वभाव गति में आने के लिए जो कोशिश करना दबाव, उसके विपरीत। जी। तो ये मानव में भी देखा जाता है। तो मानव में जो स्वभाव गति के रूप में ही विभव क्रिया है। भौतिक रासायनिक क्रियाओं में हर रचना में भी यही है। हर रचना में स्वभाव गति में ही उसका विभव है। तो जो सम कहाँ पहचानते हैं रचनाओं में? तो उसके उद्भव काल में पहचानते हैं, और विषम उसके विसर्जन काल में पहचानते हैं ना। इस बीच में स्वभाव गति को बनाए रखने के लिए जो है वो दबाव रहता है, और उसके कारण से रचनाएं जो है वो बनी रहती है। इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से यदि इसको समझें, जैसे स्वभाव के संबंध में समझे, तो जैसे गुस्सा करना विषम आवेश है ना। तो गुस्से की निरंतरता तो होती नहीं, गुस्सा एक समय के बाद वापस सामान्य होने की तरफ आता है। तो जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, वो गुस्सा यदि वो सामान्य नहीं होगा, उस स्थिति में उसका शरीर छूट जाएगा, है ना? क्योंकि गुस्से की निरंतरता नहीं है, स्वभाव गति की निरंतरता है। तो इसी तरीके से यदि किसी में बहुत ज्यादा उत्साह होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ज्यादा उत्साह ठीक नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा उत्साह में असंतुलन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो संतुलित, जिसको व्यवहार कहते हैं, आचरण कहते हैं, वही उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, उसको दबाव कह रहे हैं। दबाव, दबाव के कारण से प्रवाह है, विचार का प्रभाव है, विचार का प्रभाव है मानव में यदि समझे, उसी कारण से विचार का प्रभाव है। उसी तरीके से पृथ्वी में भी ऐसे ही है। तो यदि कहीं पर भी सम और विषम आवेश होता है, तो वो सामान्य होने के लिए दौड़ता है। इसीलिए हवा बहती है, पानी बहता है, इसीलिए आवर्तनशीलता है, इसीलिए मौसम का संतुलन है ना। इस रूप में आप इसको पहचान सकते। स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा? भैया बताइए। यहाँ पर स्वभाव को व्यवस्था के रूप में बताया है, दबाव को, हाँ, है ना। मतलब जो है ये, क्योंकि जो
जिसको हम लोग स्वभाव गति के अर्थ में नहीं यहाँ दिखता, लेकिन ये दिखता है कि सम विषम आवेश के लिए प्राप्त व्यवस्थाएं दबाव है। मतलब दबाव को जो है व्यवस्थाओं के रूप में दबाव को बताया है। वही तो कह रहा हूँ कि जो स्वभाव गति है वो दबाव से मुक्त स्थिति है ना। ठीक बात है। तो जो दबाव है वो सम विषम है, उसी को तो कह रहे हैं दबाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सम विषम आवेश के लिए जो के लिए सम विषम आवेश के मूल में दबाव है। हाँ, सम विषम आवेश। और जो स्वभाव गति है वो दबाव से मुक्त स्थिति, दबाव से मुक्त है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। इस रूप में यहाँ मतलब जो व्यवस्थाओं को दबाव के रूप में बताया है, और वो हाँ। दबाव जो है वो सम विषम आवेश को पैदा करता है। ठीक बात है। तो स्वभाव गति में जो प्रवाह है, हाँ, है ना, वो प्रवाह भी स्वभाव गति प्रवाह ही रहता है ना। इसको हम है ना, प्रवाह तो रहता है। तो गति भी जो है सामरस्यता में रहती है। गति जब है ना एक रस गति बनी रहती है, फिर वो वैसा प्रवाह हो जाता है ना, स्वभाव गति के साथ जो प्रवाह होता है ना। ठीक है। तो भैया और जैसे आपने यदि क्रोध का इसको यदि सहस्तित्व, एक मिनट, यदि इसको सहस्तित्व में देखें तो ये जो प्रवाह, दबाव और तरंग है, इसकी निरंतरता बनी रहती क्रियाकलाप, है ना। तो कोई भी जो गति है उसमें कोई ना कोई दबाव है, अभी जैसा हम लोग देखते हैं। ठीक बात है भैया। ठीक है। मतलब दबाव को यहाँ बल के रूप में भी देखा जा सकता है। बल ही तो है ना, ये बताया तो। नहीं, बल है तो तीन प्रकार के बल है ना। हाँ, मध्यस्थ बल, सम विषम मध्यस्थ, तीनों प्रकार के बल हैं। तो इसमें से जो दो बल हैं जिनको हम लोग सम विषम कह रहे हैं, वो स्वभाव गति के लिए जो है ना वो दौड़ते हैं। ये जो दौड़ना है यही व्यवस्था है। ये जो इसके कारण से उसमें गति होती है। जैसे मानव में जागृति के लिए जो गति है ना, जिसको हम लोग समावेश कह रहे हैं ना, सम आवेश है। और जो अजागृति के लिए, अपराध शोषण के लिए गति है, वो विषम आवेश है ना। और फिर इसमें भी तीव्रता है ना। समातिरेक भी है और विषमातिरेक भी है। जब कोई आदमी बिल्कुल उसी में डूबा रहता है, विषम में, तो विषमातिरेक है। विषमातिरेक में विध्वंस होता है ना। विषमातिरेक में युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा होती है आदि। ठीक है। कुछ जोड़ना हो तो और भी कोई जोड़ना चाहे जोड़ सकते। फाल्गुनी बहन, कुछ आप बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ भैया, उसमें पूरे अस्तित्व को अगर हम देखते हैं ना, तो क्या है कि सारे ब्रह्मांड में, अस्तित्व में, हर परमाणु दूसरे परमाणु के साथ पूरकता उपयोगिता विधि से जुड़ा ही रहता है। जी। तो उसमें ब्रह्मांडीय किरण विकिरण ऊष्मा का पूरा संयोग रहता ही रहता है हर जगह। पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। इस तरह से उसको पहले समझना पड़ेगा। तो वो समझते तो समझ में आता है कि हर परमाणु में किसी न किसी परमाणु से किरण के रूप में या फिर विकिरण के रूप में प्रभाव रहता ही है। तो उसमें एक गति बनी रहती है, मध्यस्थ गति हो या सम या विषम गति हो। उसके हिसाब से मतलब कि कभी ऐसा भी होता है कि अस्तित्व सहज विधि से, नियति सहज विधि से ही ऐसा होता है कि कोई एक परमाणु के ऊपर बहुत सारे परमाणु का एक साथ आवेशित होने के लिए वो किरण या का प्रभाव रहता है। ऐसा भी होता है। तो वो परमाणु सबसे ज्यादा विकसित होता है या तो फिर ह्रास की ओर चला जाता है। मैं समझा पा रही हूँ भैया? हाँ, समझा पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो इस तरह से जो वो कोई जैसे कि कल वो फाल्गुनी बहन का भी क्वेश्चन था कि ये पृथ्वी पर ही क्यों ऐसा हुआ। तो बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का इस पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव एक समय से पड़ा, तो वो ज्यादा विकसित हो गई। इस तरह से ही सारे परमाणु के साथ ऐसा ही होता है। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, आपका साउंड चला गया था।
अच्छा भैया, आवाज चली गई थी। अभी भी सुनाई नहीं देता भैया? बिल्कुल अब सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अस्तित्व सहज विधि से ही ये सारा संचालन होता है कि एक परमाणु पे कुछ ज्यादा आवेशित गति बन जाती है, सारे परमाणु को मिलकर एक परमाणु पर केंद्रित हो जाता है वो आवेश का प्रभाव। तो वहां पर जल्दी रास या विकास हो जाता है, तो वहां पर दबाव की स्थिति ज्यादा बन जाती है। और कोई एक बुक में ऐसा भी लिखा है कि जब आवेश बनता है तो वो परमाणु या तो फिर वो आवेश को पचाकर स्वभाव गति में बन जाएगा, या तो फिर वो वहां पर विवश होकर रास या विकास की ओर चला जाएगा। इस तरह से दो स्थितियां बनेगी वहां पे। बस भैया। तो ये जो ह्रास की ओर बनेगी उसी को विषम आवेश कह रहे हैं, और जो विकास की ओर बनेगी उसको सम आवेश। लेकिन ये जो सम और हाँ जो सम आवेश है ना, ये भी स्वभाव गति की ओर है ना। बिल्कुल। और भैया ये दबाव जो है वो तो वैसे संपृक्तता वश जो प्रेरणा है वही दबाव है ना, उसको दबाव के रूप में देख सकते हैं। हर इकाई में संपृक्तता वश जो प्रेरणा है वो भी है। और दूसरा क्या होता है कि जो अपना केंद्र में जो अंश होते हैं ना, तो वो अंश क्या करते हैं कि जो केंद्र के पास अंश आना चाहते हैं, प्रवेशी अंश, उनको धक्का देके है ना एक व्यवस्था में अच्छी निश्चित दूरी में रख देते हैं, या जो दूर जाने की कोशिश करते हैं उनको भी वापस अपने पराकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। हाँ जी। तो ये दोनों स्थिति में दबाव ही है ना, दबाव बस ही होता है। और जो दूसरा ये है, हाँ जी बताइए। मध्यस्थ बल का जो प्रभाव है, हाँ जी, प्रभाव भी तो एक प्रकार से दबाव है। दबाव सम, इसी प्रकार सम का भी दबाव और विषम का भी दबाव आगे जाके रचनाओं में वो सब स्पष्ट होता है। और मानवेतर तीनों अवस्थाओं में तो सम विषम दबाव भी व्यवस्था के अर्थ में ही होते हैं। है ना, मानवेतर तीनों अवस्थाओं में तो सम दबाव भी अल्टीमेटली जो है व्यवस्था के अर्थ में होता है, विषम भी जो है हर विषम जो है सम की ओर है। सम के लिए तो उस रूप में मानवेतर तीनों अवस्थाओं में तो जो भी है वो सब व्यवस्था के अर्थ में है। केवल ज्ञानावस्था में ये सम जो है और विषम वो एक प्रकार के आवेश है जो अव्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं, खड़ी करते हैं। ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इसमें लिखा है स्वभाव गति से भिन्न। तो दबाव को, यानी मैंने कहा ना कि स्वभाव गति दबाव से मुक्त है ना, तो इसलिए स्वभाव गति से भिन्न सम और विषम आवेश के लिए प्राप्त व्यवस्थाएं दबाव है। दबाव बसी जो है सम है, दबाव बसी जो है वो विषम। ठीक बात है। और वैसे देखे जाए तो दबाव वसी स्वभाव गति भी है। नहीं, क्योंकि प्रेरणा के रूप में दबाव तो बना ही हुआ है हर इकाई। हाँ, लेकिन वो दबाव से मुक्त है ना, वहाँ पे स्वभाव गति में है इसलिए दबाव से मुक्त कह सकते हैं। हाँ, वहाँ पे दबाव से मुक्त है, लेकिन उसके मूल में प्रेरणा रूपी दबाव है ऐसा सोच सकते हैं। वो प्रेरित है, प्रेरित है इसलिए दबाव नहीं है उसमें, क्योंकि व्यापक वस्तु का कोई दबाव नहीं होता। प्रेरणा तो सभी पर बनी रहती है ना भैया, संपृक्ततावश जो प्रेरणा है। हाँ, तो प्रेरणा दबाव नहीं है ना, प्रेरणा तो स्वभाव स्थिति। प्रेरणा से विपरीत कोई क्रिया है वो दबाव है, जिसको अपन सम और विषम कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो व्यापक वस्तु है उसमें दबाव वाली कोई चीज ही नहीं है ना, इसलिए व्यापक वस्तु दबाव से मुक्त करती है ना, स्वभाव गति में लाती है, क्रिया को स्वभाव गति में लाती है। तो व्यापक वस्तु का पहचान यानी सत्तामयता का पहचान होने से है ना, जीवन का क्रियाकलाप दबाव से मुक्त हो जाता है। फिर उसमें जो गति होती है वो स्वभाव गति रहती है। ठीक है भैया। हाँ जी, यही श्रम का विश्राम है, यही श्रम का विश्राम है।
और यही आचरण पूर्णता भी है। जी। में सब प्रकार के दबाव से मुक्ति है ना। और जिसको श्रम का विश्राम कह रहे हैं उसमें विषम से मुक्ति। ठीक है। तो बढ़िया। प्रवाह को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दिया उन्होंने, निरंतर जो रस द्रव्य का ढाल की ओर गति जो है वो प्रवाह है। यहाँ रस द्रव्य की बात की है। रस द्रव्य का मतलब है जो लिक्विड है ना, कोई भी लिक्विड हो। जैसे अति तप्त अवस्था में धातुएं भी लिक्विड हो जाती हैं, है ना, तब वो रस द्रव्य में बदल जाती है, ठोस से वो, है ना, तरल हो जाती है। उसी से हम लोग चीजों को ढाल लेते हैं ना। फिर आगे लिखा है तरंग, ठोस तरल विरल में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न तरीके से तरंग का होना पाया जाता है। जैसे ठोस वस्तु में कंपनात्मक गति के रूप में तरंग है, और जो तरल है उदाहरण के लिए पानी है ना, तो तरल में हवा के संयोग से अथवा किसी पदार्थ, जीव, प्राणी, मनुष्य के संयोग से उत्पन्न प्रतिक्रिया तरंग के रूप में। जैसे आदमी पत्थर फेंकते हैं, है ना, पानी में कूदते हैं, हवा के दबाव से भी पानी में कंपनात्मक गति होती है आदि। ऊपर नीचे, तो मनुष्य के पत्थर फेंकने से, कूदने से हवा के दबाव से पानी में कंपनात्मक गति सहित दौड़ता है, यही तरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर विरल वस्तु में, जो विरल वस्तु है उसमें कंपन तरंग को कैसे पहचानते हैं, तो शब्द, विद्युत, किरण, विकिरण के रूप में तरंग का होना द्रष्टव्य। तो शब्द तरंग भी है ना, शब्द तरंग है, विद्युत तरंग है, किरण और विकिरण तो अपने आप में तरंग है ही। इस रूप में तरंग जो है वो द्रष्टव्य है। फिर विद्युत तरंग के बारे में यहाँ पर बात आई है। तो विद्युत तरंग यह चुंबकीय धारा के विखंडन से उत्पन्न प्रवाह है। जो विद्युत तरंग है ये चुंबकीय धारा के विखंडन से उत्पन्न प्रवाह है। चुंबकीय धारा जिन छोटे छोटे रूप में विखंडित हो जाते हैं वे टुकड़े किसी माध्यम से संप्रेषित होते हैं। जैसे जो धातु के तारों में दौड़ते हैं ना, तांबे में, लोहे में, एल्युमिनियम में आदि आदि, इस तरीके। तो माध्यम के बारे में संपूर्ण प्रकृति विद्युत धारा का धारक और वाहक होना पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि माध्यम के रूप में संपूर्ण प्रकृति में विद्युत धारा का धारकता वाहकता रहती है, किसी में ज्यादा रहती है, किसी में कम रहती है ना। तो संपूर्ण प्रकृति विद्युत ग्राही है ही, कम से कम या अधिक से अधिक। यह कम या अधिक होना दबाव, प्रवाह, मात्रा विधि से तय होता है। तो ये जो विद्युत तरंगों का कम और ज्यादा होना उसके दबाव पे, प्रवाह पे और उसकी मात्रा विधि से तय होता है। यदि मान लो ज्यादा मात्रा में विद्युत पैदा होती है तो उसका जो पहचान होता है ना, वो कम ज्यादा के रूप में होता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है। फिर ध्वनि तरंग की बात आई है। ये जैसे कुछ वस्तु ऐसी रहती है जिनको अपन इंसुलेटर बोलते हैं, इसमें से तरंगे या विद्युत जो है वो पास नहीं हो पाती, लेकिन सारी उसमें अपनी विद्युत होती है। जैसे प्लास्टिक होता है ना, उसमें से पार नहीं होती है। लेकिन वो प्लास्टिक को यदि किसी ऐसी वस्तु में, कपड़े में रगड़ते हैं, खासकर टेरिकॉट के कपड़े में यदि आप प्लास्टिक की वस्तु को रगड़ते हैं, उसमें विद्युत पैदा हो जाती है ना। तो वो किन्हीं चीजों को आकर्षित करती है, जैसे बालों को आकर्षित करती है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है आदि।
तो उस विधि से बाबा जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि संपूर्ण प्रकृति विद्युत धारा का धारक वाहक होना पाया जाता है। ये कम बट ज्यादा हो सकती है। वो जो विद्युत उत्पन्न हुई भी है प्लास्टिक, वो चुंबकीय धारा के विखंडन से नहीं हुई ना वो? अब वो मुझे समझना पड़ेगा, मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपन उसको भी विद्युत तो कहते ही हैं। हाँ, वो स्टैटिक। हाँ, तो वो स्टैटिक एनर्जी है ना, या काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी है। और ये समझ में तो आता ही है। जी जी। दूसरी बात ये भी समझ में आता है कि कोई भी विद्युत कितनी भी बड़ी मात्रा में विद्युत पैदा होती है, अंततोगत्वा वो पृथ्वी में समा जाती है ना। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है सभी प्रकार की विद्युत को समा लेती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना अर्थिंग देना है। तो यदि मान लीजिए कोई ज्यादा विद्युत कहीं पैदा हो गई है, तो अर्थिंग के माध्यम से वो पृथ्वी में समा जाती है। तो इससे भी ये पता लगता है कि वो विद्युत की धारक वाहक होती, संपूर्ण प्रकृति जो है वो धारक वाहक होती। अभी इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो बात मैंने आपसे कही है, शायद इसमें भी थोड़ा सा उसके बारे में उल्लेख आया है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज करना कहते हैं ना। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे पृथ्वी सामान्य स्थिति में रहती है ना, विद्युत का पता नहीं लगता पृथ्वी के ऊपर, और जो भी हम लोग विद्युत पैदा करते हैं है ना, उसको जब हम अर्थिंग कर देते हैं तो सामान्य में जो विद्युत धारा है वो सामान्य हो जाती, समा जाती है। इसी को तो धारकता कह रहे हैं ना। ऐसा जी होता है, नहीं होता है? जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। किसी भी चीज को अपन अर्थिंग तो करते ही हैं, चाहे वो हाँ हाँ डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हो, जैसे फैंस वगैरह लगाते हैं हाँ हाँ तो फैंस को भी अर्थिंग कर देते हैं कि कभी अगर उसमें बिजली किसी तरीके से आती तो वो आदमी को करंट ना लगे, उससे वो अर्थ में चला जाए। हाँ। तो वो अर्थ अर्थ क्या है, तो अर्थ जो है पृथ्वी जो है वो स्वभाव गति में है ना, हम्म। इसीलिए वो अपने में समा लेती है। और इसी से जो है ना, ये विद्युत तरंगों की आवर्तनशीलता का सिद्धांत भी स्पष्ट होगा। जी नहीं तो सवाल फिर ये भी पैदा होगा ना कि ये जो चुंबकीय जो ऊर्जा है या चुंबकीय बल है, वो आया कहाँ से? आया भी तो प्रकृति से ही है, व्यापक वस्तु में डूबे हुए होने के कारण से ही आया है। जिसको हम लोग सापेक्ष शक्ति भी कहते हैं। भैया, आपकी आवाज अभी निकल गई, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि यदि हम ये आवर्तनशीलता को नहीं समझेंगे, उस स्थिति में ये प्रश्न पैदा होगा ना कि ये विद्युत जो तरंग है वो कहाँ से आई है, उसका स्रोत क्या है। तो स्रोत भी तो समझना पड़ेगा ना। जी एक बार अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपन और डिस्कस करेंगे आगे, है ना। जी जी जी। तो जैसा विद्युत तरंग के बारे में बोला, उसी तरीके से ध्वनि तरंग के बारे में भी बोला। ध्वनि तरंग जिसको हम लोग शब्द भी कह रहे हैं, तो शब्द कैसे बनते हैं, या भाषा तरंग भी बोल सकते हैं। ध्वनि और भाषा तरंग। ध्वनि तो एक से अधिक वस्तुओं के संघर्ष से एक में होने वाली स्वयं स्फूर्त क्रिया से ध्वनि होना पाया जाता है। इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, दो पत्थरों को घिसने से ध्वनि होती है, कोई भी दो धातु को आपस में टकराने से ध्वनि होती है, इसी प्रकार पत्ते हवा में हिलने पर भी ध्वनि होती है। तो ध्वनि और भाषा तरंग प्रकार, भाषा तरंग को हम कैसे समझेंगे, तो मानव में गला, तालु, ओंठ और जीभ के संयोग से ध्वनि पैदा करते हैं।
उसी को हम लोग राग भी कहते हैं, या उसी को हम लोग शब्द भी कहते हैं, या उसी को ध्वनि भी कहते हैं, या उसी को नाद भी कहते हैं ना। ये सब के रूप में ध्वनि होती। इसी प्रकार से गाय, बैल, बकरी, भेड़, जीव जानवर अपने अपने ढंग से ध्वनि निष्पादित करते हैं। तो ये जो जीव जानवर करते हैं उसको नाद कहते हैं। जो पदार्थ राशि के संघर्षण से पैदा होती है उसको ध्वनि कह रहे हैं। और यदि हम कोई शब्द पैदा करते हैं, है ना, तो शब्द तरंग हो गई, भाषा तरंग हो गई। तो जीव जानवर, चिड़िया, मेंढक आदि के ध्वनि उन प्रजाति के लिए भाषा भले ही हो, और प्रकृति के रूप में वो ध्वनि रूप ही स्वीकार हुआ है। तो मान लीजिए कि जो भी जानवर आपस में ध्वनि करते हैं उनमें कुछ आपस में संप्रेषण होता होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो उनका भाषा है। तो उसी तरीके से जैसे मानव भी जो भी ध्वनि करता है वो जीव जानवरों के लिए ध्वनि ही है, वो थोड़ी उनके लिए शब्द है, क्योंकि उनका अर्थ उनको पता नहीं रहता है। तो वैसे ही मानव के लिए भी अपनी भाषा अर्थसंगत भले हो, अन्य प्रकृति के लिए ध्वनि होना ही प्रमाणित है। फिर आगे लिखा है, कोई कोई जीव जानवर ऐसे हैं जो मनुष्य के संकेत का अनुसरण कर लेते हैं। जैसे तोते कर लेते हैं, गाय कर लेती, कुत्ते कर लेते हैं, बिल्लियां कर लेती हैं, आदि आदि। इस प्रकार स्विच ऑफ कर, हो गया, चालू हो गया। तो कोई कोई जीव जानवर ऐसे भी हैं जो मनुष्य के संकेत का अनुसरण कर लेते हैं। इस प्रकार ध्वनि और भाषा का स्पष्ट स्वरूप मानव को समझ में आता है। अर्थ को इंगित कराने वाले शब्द तरंग को भाषा तरंग कहते हैं, और जो शब्द तरंग है वो अपने आप में ध्वनि ही है। इन दोनों प्रकार की निष्पत्ति स्थली से जुड़े हुए जितने भी विरल पदार्थ हैं उनके ऊपर उनका दबाव होना पाया जाता है। फलतः वातावरण स्थली अणु समूह के ऊपर जो दबाव आरोपित होता है और उसमें जो कंपन तैयार होता है उसको हम तरंग कह रहे हैं। जिसके लिए बाबा जी ने बोला कि ये जो गला, तालु, ओंठ और जीभ, इन चारों के योगफल में, है ना, ध्वनि पैदा होती। तो ध्वनि पैदा करने के लिए वहां पे वायु का होना जरूरी है ना। तो वायु जो है वो अणु के रूप में रहती है, और उसमें जो है तरंग पैदा होती। वही जिसको हम लोग ध्वनि तरंग कह रहे हैं, या शब्द तरंग कह रहे हैं, या भाषा तरंग कह रहे हैं, या जिसको हम लोग नाद कह रहे हैं, ये सब उसी से पैदा होता है। तो कहा कि इन दोनों प्रकार की निष्पत्ति स्थली से जुड़े जितने भी विरल पदार्थ रहते हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव होना पाया जाता है। जैसे मान लीजिए दो धातुओं को भी आपस में रगड़ते हैं, तो उसके कारण से वहां जो आसपास में जो भी अणु रहते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उनमें कंपन तैयार हो जाता है, जिसको हम तरंग कहते हैं। तो इस विधि से तरंग अणु से अणु को संप्रेषित होते हुए अथवा अनुप्राणित होते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने में जो पानी के जो अणु होते हैं वो आपस में तरंगित हो जाते हैं, यानी दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कारण से वो जो तरंग होती है वो दूर तक दिखती है। तो ऐसे ही जो शब्द और ध्वनि को विद्युत वाहिता पूर्वक प्रसारित करने के लिए रेडियो टेलीविजन तरंग को माना जा सकता है। तो कह रहे हैं कि ये जो शब्द और ध्वनि होती है, शब्द और ध्वनि, तो इसको विद्युत वाहिता पूर्वक रेडियो तरंग और टेलीविजन तरंग में बदला जा सकता है। इस स्वरूप में हमें शब्द तरंग को इसलिए समझना जरूरी है
कि हम मानव शब्दों का जितना भी प्रयोग करते हैं उसकी सार्थकता को अपने नजरिए में बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हम स्वयं सार्थक होना चाहते हैं। सार्थकता का स्वरूप पहले स्पष्ट हो चुका है। सार्थकता का सूत्र मानव के समझदार होने से, व्यवहार में जीने से, जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करने से है। तो कह रहे हैं कि इसको हम क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि जो शब्द तरंग है, तो शब्दों का हम जितना भी प्रयोग करते हैं यदि वो सार्थकता के अर्थ में होता है तो समझने में, व्यवहार में और मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा को प्रमाणित करने में सफल होता है या सार्थक होता है। इसीलिए हर शब्द को सार्थकता के अर्थ में प्रयोग करना जरूरी है। फिर आगे वापिस उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग को और व्याख्या किया। विद्युत चुंबकीय तरंग को मानव प्राकृतिक विधि से बिजली चमकता हुआ रूप में या प्रकाश के रूप में दिखता है। इसके मूल में निश्चित दूरी में बादल के रूप में, निश्चित अच्छे घने बादल का अपने निश्चित अच्छी दूरी में से पास में आने से ध्वनि को बादल गर्जना कहा जाता है। तो जो आकाश में बिजली चमकती है वो भी विद्युत चुंबकीय है ना। तो उसके बारे में बाबा जी बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग को मानव प्राकृतिक विधि से बिजली चमकता हुआ रूप में या प्रकाश के रूप में देखते हैं। जैसे जब बिजली आकाश में चमकती है तो हमको उसमें अंधेरे में जो वस्तुएं नहीं दिखती हैं वो उस चमक में दिख जाती है ना, इसलिए इसको प्रकाश के रूप में बोला है ना। इसके मूल में तो कह रहे हैं इसके मूल में क्या चीज है, तो जो बादल हैं वो एक निश्चित अच्छी दूरी में रहते हैं। जब वो पास में आ जाते हैं तो उनके पास में आने से ध्वनि को ही बादल गरजना कहते हैं। तो वो जो ध्वनि होती है उसको बादल गरजना कहते हैं। इन दोनों के पास में आने से धरती के संयोजन के साथ, धरती का संबंध जोड़ने के साथ विद्युत प्रवाह अपने आप दौड़ता है, जिसका प्रवाह जीव जानवर मनुष्य पेड़ पौधों के ऊपर देखा गया है। यही प्राकृतिक रूप से देखा हुआ बिजली प्रकाश और प्रभाव है। बिजली प्रकाश राहगीर को राह देखने के रूप में तो दिखी, लेकिन प्रवाह का कोई सकारात्मक पक्ष में प्रयोग नहीं हुआ। इन दोनों स्थिति को देखा हुआ मनुष्य यह क्या है, कैसा है, बहुत कुछ सोचा और समझा है। अंततोगत्वा चुंबकीय धारा का विखंडन विधि से, जिसको डायनामो कहा जाता है, साइकिल के चक्के के साथ घुमाकर प्रकाश को प्राप्त किया। इसके बाद क्रम से धरती पर सभी जगह तक बिजली प्रवाह को दौड़ता हुआ, कार्य करता हुआ यह सब प्रदर्शित है ही। तो विद्युत धारा में घोषित विश्लेषण दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है विद्युत धारा का स्रोत और दूसरा मुद्दा है धारा प्रवाह होने वाली क्रियाकलाप, जिसको हम लोग कहते हैं कि पावर हाउस, और दूसरे में कह रहे हैं जो ग्रिड सिस्टम है जिसमें जो विद्युत पैदा होती है वो बहती है। तो विद्युत प्रवाह के मूल में चुंबकीय धारा के विखंडन के बराबर में विद्युत धारा होना। तो जो भी अभी तक विद्युत बनाने की जो प्रणालियां हैं, जिनको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन कहते हैं, जिसमें जो टरबाइन होती है उस टरबाइन में विद्युत धारा के विखंडन करने का मैकेनिज्म होता है। वो टरबाइन को चलाने के लिए हम लोग भाप का या जल का या किसी भी प्रकार के दबाव का उपयोग करते हैं ना। तो उससे टरबाइन चलती, टरबाइन चलने से चुंबकीय धारा जो है वो टूटती है, उससे हमको विद्युत प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा चुंबकीयता से मुक्त होना ना होना, फलतः चुंबकीय धारा का नामकरण होना सार्थक पाया जाता है।
इसीलिए इसको चुंबकीय धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं ना। इसमें धारा के साथ परमाणु अंश दौड़ती रहती है, ऐसी परिकल्पना दी गई। अभी जिसको इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, तो उसमें ये संकल्पना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, ऐसा परिकल्पना दी गई। वास्तविक रूप में यदि परीक्षण करने के लिए तत्पर हो जाएं, तो हम यह पाते हैं कि हर माध्यम में स्वभाव गति के रूप में जो अणुओं का संकोचन प्रसारण बना रहता है, विद्युत प्रवाह के माध्यम से होने की स्थिति में यह संकोचन प्रसारण बढ़ जाता है। तो संकोचन प्रसारण विधि से ही प्रवाह और दबाव बनी रहती। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने परिकल्पना दी है कि इलेक्ट्रिक शब्द भी वहीं से आया है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, उस अर्थ में उसको इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं ना, ऐसी परिकल्पना दी है। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि उनको, जो बाबा जी को समझ में आया वो ये है कि हर माध्यम में स्वभाव गति के रूप में जो अणुओं का संकोचन प्रसारण बना रहता है, वो बढ़ जाता है ना। इसको वो कह रहे हैं कि विद्युत प्रवाह और दबाव है ना। तो संकोचन प्रसारण विधि से ही प्रवाह व दबाव जो है वो बनी रहती है। संकोचन विधि से दबाव होता है और प्रसारण विधि से प्रवाह, ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में दौड़ता हुआ विद्युत प्रवाह, जिसको हम लोग मालिकुलर वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं ना, यदि हम इसको अंग्रेजी नाम देंगे तो मालिकुलर वाइब्रेशन के रूप में ही होगा, है ना। तो इसी क्रम में दौड़ता हुआ विद्युत प्रवाह अपने निकटवर्ती वातावरण में जितने भी विरल वस्तुएं हैं उन पर अपना प्रभाव प्रसारित करता है। तो हर वस्तु के बीच में विरल वस्तु रहती है, तो ये जो संकोचन प्रसारण की क्रिया है उसके कारण से आसपास की विरल वस्तु के ऊपर, या जो उसके निकटस्थ है ना, या उसके सन्निकर्ष में जो भी विरल वायु है, तो उस विरल वायु के ऊपर, विरल वस्तु के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। फलस्वरूप इसको हम लोग पहचानते ही हैं, जो हाई ग्रिड टेंशन लाइन है ना, हाई टेंशन लाइन, तो उसके चारों ओर जो वायु रहती है उसमें भी विद्युत का प्रभाव बना रहता है। फलस्वरूप विद्युत धारा के साथ साथ उसका प्रभाव का क्षेत्र बना रहता है। उस प्रभाव क्षेत्र को अत्यल्प दबाव प्रवाह के रूप में भी देखा जा सकता है, तो सर्वाधिक दबाव प्रवाह के साथ भी देखा जा सकता है। तो विद्युत प्रवाह अपने में नियंत्रण के सीमा में कोई हानिप्रद वस्तु नहीं है। हानिप्रद क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति में सभी में विद्युत की धारकता, वाहकता होती है। ना ही वह स्वयं में प्रदूषण युक्त कोई ऊर्जा है। यह विद्युत ऊर्जा अपने में प्रदूषण मुक्त ही है। इसके उपयोग से प्रदूषण पैदा करें या ना करें, यह मानव विवेक पर निर्भर है। इस पर अच्छी तरह से अपने को संयत बना लेना सहज सुलभ है। दूसरी विधि से इसकी अर्थात विद्युत की उपलब्धि में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। यह प्रदूषण मुक्त होना तभी संभव है जब धरती का संतुलित ताप को वरीय बिंदु के रूप में हम देख पाते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे तभी मुक्त हो सकता है जब धरती की संतुलित ताप को वरीय बिंदु के रूप में हम देख पाते हैं। आज इसी दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि का स्वरूप और मानसिकता ही ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में सार्थक कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। फिर आगे लिखा है उन्होंने कि जो सह अस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान विधि से हम धरती और मानव के सह अस्तित्व को ध्यान में ला सकते हैं। मानव और धरती का सह अस्तित्व समझ में आने की स्थिति में धरती का स्वास्थ्य वरीय स्थिति में आना, प्रदूषण मुक्ति का उद्देश्य वरीय स्थिति में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसी विधि से ही जो है ना, धरती का ताप संतुलन बिंदु को बनाए रखना हो सकता है।
विकल्प पहले से ही स्पष्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले भी बहुत सारे वाङ्मयों में विकल्प के ऊपर बात आई। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो जल प्रवाह है, जल का जो प्रवाह बल है, उसका उपयोग करके भी हो सकता है। तो जल प्रवाह बल को हम उपयोग करें या ना करें, प्रवाह को हर देश काल में बना ही रहता है। तो नदी में जो पानी बह रहा है वो तो बहता ही रहेगा, हम उसका उपयोग करें या ना करें। तो ऋतु संतुलन की सटीकता नदियों के अविरल धारा का स्रोत होना ही समझदार मानव को स्वीकार होता है, क्योंकि इन नदियों की अविरल धारा का बना रहने से ही ऋतु का संतुलन भी समझ में आता है। इसी के साथ वन खनिज का अनुपात धरती पर कितना होना चाहिए, इसका भी ध्यान सुस्पष्ट होता है, क्योंकि यदि ये वन और खनिज का अनुपात बिगड़ता है, उससे भी जो ताप का संतुलन बिंदु है, संतुलित ताप को वरी बिंदु के रूप में जो बात की ना, तो जो धरती के ताप का संतुलन बिंदु है वो भी है ना गड़बड़ होता है, जिसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। फिर आगे है कि विकल्प विधियों में, अर्थात प्रदूषण मुक्त विधि से हम विद्युत को जितना पा रहे हैं उससे अधिक प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ऐसे विद्युत से सड़क में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसके लिए बैटरी विधि से विद्युत को संजो लेने की आवश्यकता है, जिनसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाड़ी चल सकती है। उसकी उपलब्धि जैसा खनिज तेल उपलब्ध होता है ऐसा ही हो सकता है। तो उसके लिए जो विद्युत जो है, जैसे खनिज तेल पेट्रोल पंप आदि से उपलब्ध हो जाता है, तो वैसे ही विद्युत के पावर स्टेशन से है ना वो सभी गाड़ियों के लिए विद्युत उपलब्ध हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इसे हर समझदार व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जहां तक खेत में चलने वाली गाड़ी है या हवा में चलने वाली गाड़ियां हैं, इसके लिए वनस्पति तेल को योग्य बनाकर उपयोग करेंगे। जल पर चलने वाले जहाजों के लिए वनस्पति तेल अथवा सूर्य ऊर्जा और बैटरी विधि तीनों को अपनाए रखेंगे। इस क्रम में मानव का मन सज जाए, मानव एक बार ताकत लगाए तो प्रौद्योगिकी संसार अर्थात प्रवाह बल के साथ जूझते मानव जाति से प्रकृति के साथ होने वाले पाप कर्म और अपराध कर्म रोक सकते हैं। पाप कर्म और अपराध कर्म किसको कह रहे हैं? क्योंकि ये जो विद्युत बनाने की जो विधियां हैं उस सबसे प्रदूषण हो रहा है, उससे जो है धरती में ताप का असंतुलन हो रहा है, इसलिए उसको जो है पाप कर्म और अपराध कर्म की बात कह रहे हैं और इसीलिए विकल्प विधि को अपनाने का सजेशन दे रहे हैं। तो नियति विधि से मानव का प्रकटन, वनस्पति और जीव संसार का प्रकटन होने के बाद हम स्वीकार कर चुके, समझ भी चुके हैं। इसके बावजूद भी नियति के साथ अपराध में जुड़ गए हैं, इससे छूटना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों को स्पष्ट ही है ना। फिर आगे है कि जल प्रवाह एवं सूर्य ऊष्मा, उक्त दोनों स्रोत पर विचार करें तो यह पता चलता है कि मानव प्रयोग करे ना करे, प्रवाह तो बना ही रहता है। जैसे सूर्य ऊष्मा हर समय धरती को छुआ ही रहता है, इसको भले प्रकार से हम समझ सकते हैं। अपने ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक प्रयोग और प्रौद्योगिकी विधि को प्राप्त कर सकते हैं। तब विद्युत स्रोत जितना चाहिए मनुष्य को, उससे भी कई गुना हमारे पास उपलब्ध रहना संभावित है। हर मानव ऊर्जा स्रोत से धनी रहने की इच्छा रखता है। तो समझदार मानव उपयोग सदुपयोग प्रयोजन सुनिश्चित करने के अर्थ में जीना बना ही रहता है। इससे मानव से विश्वास करने का आधार भी संभावित है। मानव के साथ परस्पर विश्वास विधि से ही उक्त दोनों प्रकार के स्रोत उपयोग कर सकते हैं। इससे ही धरती में
मानव इन नियति विरोधी, मानव विरोधी, प्रकृति विरोधी कार्यक्रम से मुक्त हो सकता है जो अभी हमने विद्युत पैदा करने के लिए अपना रखे। और विद्युत पैदा करने के अलावा जो विद्युत का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, उससे भी, जैसे मान लीजिए हमने पेट्रोलियम पदार्थों से, है ना, ये जो चीज को पैदा किया, वो भी प्रकृति विरोधी है, मानव विरोधी भी है, क्योंकि मानव के लिए जो आवश्यक प्राण ऊर्जा है उसका नुकसान होता है ना, और नियति विरोधी भी है। तो विरोध के स्थान पे पूरकता, परस्पर पूरकता, उपयोगी, सहकारी होना प्रमाणित होता है। ऊर्जा क्रियाकलाप के मूल में चुंबकीय बल संपन्नता का जिक्र हो चुका है। ऐसे चुंबकीय बल संपन्नता कहां से, कैसे, इस मुद्दे पर प्रश्न अध्ययन करने में तत्पर प्रत्येक मानव का होना स्वाभाविक है। इस मुद्दे में यह स्पष्ट हो चुकी है कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु डूबा भीगा घिरा हुआ है। भीगा होने के कारण से उसमें ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता, और बल संपन्नता चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। इसके प्रमाण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हर प्रजाति के परमाणु व अणु बंधन, भार और बल संपन्न है। तो कह रहे हैं कि हर प्रजाति के जो परमाणु अणु हैं वो बंधन में भी हैं, भार और बल से संपन्न है। बंधन किस रूप में है? तो एक निश्चित अच्छी दूरी के रूप में, है ना। व्यापक वस्तु संपूर्ण वस्तुओं में पारगामी है, इसलिए प्रत्येक वस्तु व्यापक वस्तु में भीगा रहता है। वस्तु अपने में ऊर्जा प्रकाशन करता हुआ गवाहित होने के उपरांत ही हर मानव वस्तु के ऊर्जा संपन्न होने का अनुमान होना पाया जाता है। ऐसे अनुमान के अंतर्गत ही इसका स्रोत क्या है? इसका उत्तर स्रोत है या मूल ऊर्जा है। ऊर्जा संपन्नता के रूप में प्रत्येक वस्तु, चाहे वे अणु हो, परमाणु अंश क्यों ना हो, ये सब इकाइयां ऊर्जा संपन्न रहना इसकी नित्य क्रियाशीलता से बोध हो जाता है या बोध हो गया है। इस विधि से प्रत्येक इकाई में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता की स्वीकृति स्थिति गति के आधार पर संपन्न हुई। ऐसी ऊर्जा संपन्नता प्रत्येक इकाई के ऐश्वर्य में वैभव रूप में विद्युत चुंबकीय बल संपन्नता, अणु बंधन, भार बंधन रूप में मानव को समझ में आया। यह संपूर्ण वस्तुएं अपने में संपूर्ण रहते हुए संपूर्ण के साथ अर्थात धरती के साथ पूरकता, आवश्यकता को प्रमाणित करता हुआ देखने को मिलता है। इस मुद्दे पर ठोस, तरल, विरल वस्तुएं अपने अपने जातीय वस्तुओं के साथ सहयोग, उपयोगिता को प्रमाणित करने में तत्पर होने के रूप में स्थिति गतियों के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसी को कह रहे हैं कि जो ठोस, तरल, विरल जो है वो अपनी सजातीयता की ओर गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं ना। 4-5 मिनट है, उसमें एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया कि स्वभाव गति से भिन्न जो सम और विषम आवेश के लिए प्राप्त व्यवस्थाएं हैं वही दबाव है। प्रवाह के बारे में बोला कि जो निरंतर रस द्रव्यों का ढाल की ओर गति प्रवाह है। तरंग के बारे में बोला कि ठोस, तरल, विरल में
भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न तरीके से तरंग का होना पाया जाता है। जैसे ठोस में कंपनात्मक गति के रूप में और तरल में हवा वायु के संयोग से, हवा के संयोग से या किसी पदार्थ के संयोग से, है ना, जीव जानवर आदमी के संयोग से तरंग उत्पन्न प्रतिक्रिया तरंग के रूप में रहती है ना। फिर इसके बाद विरल वस्तु में भी रहती है, तो विरल वस्तु में शब्द विद्युत किरण विकिरण के रूप में तरंग रहता है। फिर विद्युत तरंग की बात आई। विद्युत तरंग क्या है, तो कहा कि यह चुंबकीय धारा के विखंडन से उत्पन्न प्रवाह है। फिर चुंबकीय धारा के बारे में बोला कि वो छोटे छोटे रूप में विखंडित हो जाते हैं और ये जो टुकड़े हैं वो किसी माध्यम से संप्रेषित होते हैं, है ना, जिसको हम कह रहे हैं विद्युत का दौड़ना कह रहे हैं। जैसे विद्युत जो है वो तारों में दौड़ती है ना, इस तरीके। तो माध्यम के बारे में फिर ये कहा कि बाबा जी कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रकृति ही विद्युत धारा का धारक वाहक होना पाया जाता है। फिर इसमें किसी में वो कम होती है, प्रवाह कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, और उसका जो कारण है वो कारण अलग अलग कारण हो सकते हैं। फिर इसके बाद ध्वनि तरंग के बारे में बोला कि जो ध्वनि तरंग है तो वो एक से अधिक वस्तुओं के संघर्षण से पैदा होती है। फिर उसमें क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो उसमें जो अणु होते हैं उनमें संकोचन और प्रसारण का क्रिया बढ़ जाता है, उसी के कारण से ये ध्वनि पैदा होती है। फिर कहा कि ऐसी ध्वनि जो है वो भाषा तरंग के रूप में भी रहती है। तो भाषा तरंग कैसे पैदा होती, तो मानव में जो गला तालु ओंठ और जीभ के संयोग से ध्वनि पैदा करती है, उसी को राग भी कहते हैं, वो ध्वनि भी कहते हैं। ऐसे सभी जीव जानवर भी ऐसी ध्वनि को पैदा करते हैं। तो जीव जानवर जो ध्वनि जो भी आवाज करते हैं उसको, वो हमारे लिए ध्वनि है। इसी तरीके से हम भी जो शब्द भाषा आदि बोलते हैं वो अन्य प्रकृति के लिए ध्वनि ही है ना। तो इस अर्थ में ध्वनि और भाषा तरंग को की बात उन्होंने की। फिर इसकी निष्पत्ति के विषय में उन्होंने यही बताया कि वातावरण स्थली में जो अणु समूह के ऊपर जो दबाव आरोपित हुई है ना, उनमें कंपन तैयार होती है, जिसको हम लोग तरंग कह रहे हैं। तो इस विधि से तरंग जो है वो अणुओं से अणु को संप्रेषित होते हुए अनुप्राणित होते हुए दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही शब्द और ध्वनि को विद्युत वाहिका पूर्वक प्रसारित करने की क्रिया को रेडियो और टेलीविजन तरंग के रूप में पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद ये कहा कि इस स्वरूप में हमें शब्द तरंग को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि मानव जो भी शब्दों का प्रयोग करता है उनकी सार्थकता को अपने नजरिए में बनाए रखता है, क्योंकि हम स्वयं सार्थक होना चाहते हैं। किस रूप में सार्थक होना चाहते हैं, तो समझदारी के रूप में, व्यवहार में न्याय के साथ जीने में और मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा को प्रमाणित करने में। तो शब्द को सार्थकता के अर्थ में प्रयोग करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने वो उदाहरण दिया कि जो आकाश में बिजली चमकती है और जो बादल आपस में टकराते हैं ना, उससे बादल को का गरजना कहते हैं। तो इन दोनों के पास में आने से धरती के संयोजन के साथ धरती का संबंध जुड़ने के साथ विद्युत प्रवाह अपने आप दौड़ता है, जिसका जो प्रवाह है जो जीव जानवर मनुष्य और पौधों में ऊपर देखा जाता है। तो जब बादल जो है वो धरती के संपर्क में आते हैं उसी समय जो है बिजली चमकने की घटना जो है वो देखी जाती है। यही प्राकृतिक रूप में देखा हुआ बिजली प्रकाश और प्रभाव है। फिर आगे बोला है कि चुंबकीय धारा का विखंडन विधि को डायनामो से पहचाना पहले और उससे जो है प्रकाश को पैदा किया। फिर इसके बाद उसी को आगे विकसित करते करते बिजली के प्रवाह, तो वो कह रहे हैं कि विद्युत धारा को यदि विश्लेषित करें तो उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो विद्युत धारा का स्रोत और दूसरा है जो विद्युत धारा है तो उसमें प्रवाह होने वाली जो क्रियाकलाप है। ये दो मुद्दों पे समझने की आवश्यकता रही है ना, उसको मानव ने विकसित भी किया। तो विद्युत प्रवाह के मूल में चुंबकीय धारा के विखंडन के बराबर में विद्युत धारा होना तथा विद्युत धारा चुंबकीयता से मुक्त ना होना, फलतः चुंबकीय धारा का नामकरण होना, सार्थक होना, या इसीलिए हम उसको जो है विद्युत चुंबकीय धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं।
इसके बाद उन्होंने ये परिकल्पना दी कि लोग ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। ये परिकल्पना विज्ञान ने दी है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि उनको ऐसा समझ में आता है कि जो उनको अनुभव में आया है, समझने में आया है कि जो अणुओं का संकोचन प्रसारण रहता है सभी में, तो ये संकोचन प्रसारण जो है दबाववश जो है वो बढ़ जाता है। तो जो संकोचन प्रसारण विधि से ही प्रवाह है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करें, उस रूप में प्रभाव और दबाव जो है बनी रहती है। तो फिर उन्होंने कहा कि संकोचन विधि से दबाव होता है, प्रसारण विधि से जो है प्रवाह होता हुआ देखने को मिलता है। फिर आगे उन्होंने इसको ऐसा कहा कि इसी क्रम में दौड़ता हुआ विद्युत प्रवाह अपने निकटवर्ती वातावरण में जितने भी जो विरल वस्तुएं रहती हैं उसके ऊपर भी अपने प्रभाव को प्रसारित करता है ना। तो विद्युत धारा के साथ साथ उसका प्रभाव क्षेत्र भी बना रहता है। तो ये किसी में यदि विद्युत में संकोचन प्रसारण की क्रिया जो है धीमी रहती है तो अत्यल्प दबाव प्रभाव क्षेत्र होता है, यदि ज्यादा होती है तो सर्वाधिक प्रभाव दबाव। हाँ जी। है ना, आपका इको आ रहा था भैया। अभी बंद हो गया ना? हाँ हो गया। कभी कभी ये हो जाता है। तो हम लोग कहाँ तक आ गए? एक पेज और रिवाइज करना है बस। या ये भी हो सकता है, ये जो जहां तक अभी रिवाइज कर लिया इससे आगे कल शुरू कर देंगे, है ना? टाइम हो गया है क्योंकि ठीक है भैया। इसमें यदि थोड़ा बहुत चर्चा करना हो 2-4 मिनट तो कर सकते। भैया वो इसमें जो पहले विज्ञान में पढ़ा हुआ है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, हाँ हाँ, और संकोचन प्रसारण से प्रवाह, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा एकदम डिफरेंट कंसेप्ट आ गया है यहाँ पे। हाँ वो तो मैंने भी बताया ना कि वो जो उसी से जो है ना वो विद्युत का जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। तो हम लोग जब परमाणु का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि किसी भी परमाणु से अंश निकलने की घटना इतनी सामान्य घटना नहीं है, वो केवल न्यूक्लियर फ्यूजन के समय ही हो सकती है। नहीं, वो तो नाभिक में जो निकलते हैं अंश, उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन के समय है। ये जो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी परिवेश से निकलने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, उससे यदि मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो परमाणु जो है ऑर्डर में नहीं रहेगा ना, डिसऑर्डर में चला जाएगा। जो भी परमाणु के बारे में जो साइंटिफिक जो भी रिसर्च है ना, वो भी ये कहती है कि अंशों के निकलने से, है ना, अंशों के निकलने से उसमें तात्विक परिवर्तन आ सकता है। तो फिर साइंस ही तो कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाँ तो वही तो, दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हो गई ना उनकी। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो निश्चित संख्या में होते हैं ना। जो भी पीरियोडिक टेबल है वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित संख्या में होते हैं, हर परमाणु में निश्चित संख्या में ही अंश होते हैं। यदि ये संख्यात्मक भेद होता है उसी से, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो तात्विक परिवर्तन होता है, एलिमेंट चेंज हो जाता है। जो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और दे कैन मूव हियर एंड देयर विद इन द मटेरियल, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको बाबा जी ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं रहता है, आमतौर वो किसी ना किसी परमाणु। दूसरी बात है कि ये जो मूवमेंट होता है ना, जो जिसको विद्युत प्रवाह कहते हैं। भैया फिर से बोलिए, आवाज कट गई। मैं कह रहा था कि जो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो किसी न किसी माध्यम में ही होता है, और वो जो माध्यम होते हैं वो अणु रचना के रूप में ही रहते हैं। जिसको हम लोग आयरन कहते हैं ना,
कॉपर कहते हैं, तो कॉपर वायर में है, जो भी, और भी अभी तो और माध्यम भी बना लिए, तो वो सब मालिकुलर फॉर्म में ही रहते हैं। तो मालिकुलर का मतलब है कि दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु बना लेते हैं, तो अणु के रूप में ही सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O2 कहते हैं ना, तो उस तरीके से सारे एलिमेंट जो है ना वो अणु रूप में ही रहते हैं। और अणु रूप में भी परमाणु जो है एक निश्चित अच्छी दूरी में ही रहते हैं। तो ये जो निश्चित अच्छी दूरी है, इसी में जो दबाव पड़ता है उसी के कारण से उनमें मालिकुलर मूवमेंट होता है, जो मालिकुलर वाइब्रेशन होता है। वो मालिकुलर वाइब्रेशन को बाबा जी कह रहे हैं कि वो विद्युत तरंग है। ऐसा ठीक है। दो हाइपोथेसिस हैं, एक आपके पास साइंस वाली हाइपोथेसिस है, एक बाबा जी की हाइपोथेसिस है। ऐसा अभी मान के इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक परिकल्पना है। और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो और भी परिकल्पनाएं हैं, केवल इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं यही परिकल्पना नहीं है। जैसे लाइट की भी बहुत सारी थ्योरी है ना, तो एक लाइट की थ्योरी ये भी है कि जो प्रकाश है उसमें गति नहीं होती। एक रोप थ्योरी भी है। रोप थ्योरी ये कहती है कि प्रकाश दौड़ता नहीं है, वो बना ही रहता है। इस रूप में रोप थ्योरी है। तो परिकल्पना के रूप में बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने अपने तरीके से रखा, मतलब हाँ अपने तरीके से रहा। अब जैसे मान लीजिए ध्वनि तरंग पैदा होती है, तो ध्वनि तरंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना? ये तो नहीं कह सकते, ये तो केवल वाइब्रेशन ही बताता है। ये तो फिजिक्स भी वाइब्रेशन ही की ही तरह बताता है। पार्टिकल के बीच में जो है वाइब्रेशन को साउंड वेव बता रहा है। है ना? और उसको वो कहता है उसके समर्थन में कि जहाँ पे मीडियम नहीं है वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है, जैसे वैक्यूम में, और वहाँ साउंड प्रोपेगेट नहीं करता है। हाँ, लेकिन जो वाइब्रेट होने वाली जो वस्तु है ना, वो तो अणु है जी भाई। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर जो शब्द पैदा होता है, जो भी आवाज पैदा होती है ना, तो आवाज जो है वो विरल वस्तु में संघर्षण से ही पैदा होती है। जी। तो वहां कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, तो वहां जो विरल वस्तु है सब अणु के रूप में ही है। जी। तो अणुओं में जो भी आपस में संघर्षण होता है उससे ध्वनि तरंग पैदा होती है। हाँ, और यदि ये ध्वनि तरंग को यदि तीव्रता में देखें तो यही विद्युत तरंग है, और क्या है? मतलब वो तरंग एक ही है, केवल लो है तो ध्वनि है, तेज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा। ऐसे ही। ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे अपन आगे। ठीक है भाई। ये पूरा अध्याय हो जाए, इसके बाद और एक बार डिस्कस कर ले। लेकिन जो बाबा जी कह रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी प्रमाणित होने के लिए कुछ और रिसर्च की जरूरत होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? योगेश भाई ठीक है ना? हाँ भैया। अच्छा भैया। ठीक है। पद्मा बहन, क्या नाम है? पद्मा बहन। समझ में आ रही है। ठीक समझ है, में आ रहा है। हाँ ठीक। समझ में आ रहा है। वो फाल्गुनी बहन, दोनों फाल्गुनी बहन है। हाँ भैया, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, और दूसरी वाली फाल्गुनी बहन। जी भैया, बढ़िया रहा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, आ रहा है समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिवांगी को समझ में आया आज का? शिवांगी, आज रॉबिन भाई भी है क्या? रॉबिन? हाँ अंकल, आज का तो काफी कुछ आ गया। बहुत बढ़िया। वो जो
विद्युत के बारे में थोड़ा सा बताया, वो अभी तक सुना नहीं था तो थोड़ा नया लग रहा है, पर ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया। हाँ हाँ ठीक है। रॉबिन भाई। हाँ सर, समझ में आया, क्लियर चल रहा था, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। हाँ 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 बहुत अच्छा है। आप भी बीच बीच में आ जाते हैं इसमें क्या? कहाँ हो आजकल तुम? है बिलासपुर में सर। अच्छा बिलासपुर में, संदीप के साथ के हाँ अलग से कुछ? हाँ संदीप के साथ ही। जी। बहुत